एक डीबी का जो है, ये जब मल्टीपल डीबी में बनती है ना, तो इसकी हर फ्रेमवर्क में अपनी अपनी रीजन होती है, लेकिन डिपेंड करता है इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको फ्रेम कैसा यूज करना। लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट नेटवर्क था ना, जिसमें ये बताया था कि आप लोग जो है सिटी वाइज, जैसे नाजरा है तो वो क्या करता है, वो सिटी वाइज जो है वो डाटे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता और सर्वर भी अलग कर देगा। ठीक है, जब आपके पास अब ऐसा नहीं है सिटी वाइज आप सर्वर को अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने उनके लिए डीबी भी अलग अलग की है। डीबी का कोड वही है, एप्लीकेशन भी वही है। ठीक है, वो सिस्टम उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि आपका जो है डाटा एक डेटाबेस के ऊपर लोड ना आए, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, अब ये अगर आप एक ही सिस्टम के ऊपर, बाज़ दफा ऐसा होता है आपने एक ही सिस्टम के ऊपर, एक तो ये है ना कि आपने डिफरेंट सिस्टम के ऊपर अपनी डिफरेंट आईपी भी दे दी है, उससे क्या होगा, स्पीड, डाटा लोडिंग वगैरह जो है एक डीबी, एक तो आप वो करते हैं ना लोड बैलेंसिंग और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल डीबी के ऊपर, एक है कि आपने फिजिकल डीबी को डिवाइड कर दिया। अब उसकी हर फ्रेमवर्क में उसकी अपनी रीज है। अब जैसे आपके पास यूजर जो है तकरीबन, आप कहते हैं कि आप पर मिनट जो है आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर जो डोमेन से लॉगिन होंगे यूजर, वो है सपोज 10,000। अब जब ये 10,000 एक ही वेबसाइट 1 मिनट में डाटे को अगर आप डिवाइड करें, तो इसको 60 पे डिवाइड करें तो ये पर सेकंड आ जाएंगे इतने यूजर्स। ठीक है, अब ये यूजर्स हैं पर मिनट आपके आ रहे हैं, कोई 1 मिनट स्टे कर रहा है, कोई 10 मिनट कर रहा है। अब जब तक वो स्टे करेगा ना, तो उसके जो ग्लोबल सर्वर साइड के जो आप कह लें कि उसके सेक्शन हैं या उसके पेज हैं, लोडर्स हैं, वो सर्वर के ऊपर लोड रहेंगे। ठीक है, अब हर डेटाबेस के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी है कि ये कितने यूजर्स को रिटेन कर सकती है ये रीड। ठीक है, अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन थी, ये हेल्थ वाइबल होगी, इनकी काफ़ी, इनके यूजर्स जो हैं डेटाबेस काफ़ी फास्टली इनकी ग्रोथ हो रही थी, तो उनके ना गूगल के ऊपर इन्होंने एसईओ किया। एसईओ करने के बाद जब इनकी ट्रैफिक आना शुरू हुई ना, तो इनका पर आर के लिहाज से तकरीबन 1 लाख के करीब यूजर्स आना शुरू हो गए वेबसाइट से। एसईओ जब इन्होंने टॉप लेवल पे इन्हें फंड मिला, इन्होंने एसईओ में इन्वेस्ट किया, डाटा आया, तो अब इतनी इमरजेंसी में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कोई कोड लिख के उसको चेंज करें, क्योंकि इतनी रनिंग डेटाबेसेस है। ठीक है, एक आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर फिर सॉल्यूशंस लेना पड़ते हैं कि आप क्या करें। सबसे आसान यही है कि डीबी को 3 दफ़ा फौरन डिप्लॉय करें। ठीक है, जो आपका मेन एप्लीकेशन चल रही है उसको डिस्टर्ब ना करें, एक अलग से पेज बनाएं और उसको रीडायरेक्ट करें 3 डेटाबेसेस के ऊपर, चलती हुई एप्लीकेशन को शट डाउन नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजंस लेना पड़ते हैं रिक्वायरमेंट की बेस पे कि अभी आपके जो है डीबी जो है वो कैसे स्लो हो रही है, कैसे वर्किंग है। अब जैसे हमारे मोस्टली क्या होता है, एफबीआर की वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही होती है, जैसे टैक्स क्लोज होते हैं वेबसाइट बैठ जाती है। आपका स्कैमरी एजुकेशन वाले अपना रिजल्ट अपलोड करते हैं, वेबसाइट बैठ जाती है। रीजंस क्या है, वो लोड बैलेंसिंग को अपनी डीबी लेवल तक कंट्रोल करते हैं, बल्कि किसी बिग फ्रेमवर्क में उसको कन्वर्ट करते ही नहीं। ठीक है, जब इस तरह के प्रॉब्लम आए तो आपके पास उसके सोल्यूशन होने चाहिए कि आपने ट्रैफिक को राउट कैसे करना है। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन में कोई बहुत बड़ी चेंजेस कर देंगे। तो आप, क्योंकि सर्वर साइड पे सबसे बेस्ट कोड तो ये होने चाहिए कि इन एप्लीकेशन की जितनी एग्जीक्यूशन है वो सारी क्लाइंट साइड पे हो। एक अच्छा कोड लिखा होना चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छे लिखे होने चाहिए जो सारी एग्जीक्यूशन क्लाइंट साइड पे करे। सिर्फ डाटा पुल होना चाहिए डेटाबेस से,
ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्वर साइड पे भी जाके जो है वो डाटा की एग्जीक्यूशन, जैसे हम कहते हैं स्टोर प्रोसीजर बहुत बेस्ट है, ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इतनी क्यूरीज एट ए टाइम आएंगी तो सर्वर के लिए क्यू बनाना पड़ जाएगी डीबी को, उसको स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके लिए आपके पास एक टेक्निक है कि आप इस तरह के काम करें। सो डेटाबेसेस में जितने जितने हम इंडेक्सिंग क्रिएट करते जाते हैं ना, तो जो डिपेंडेंट एप्लीकेशन है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। नहीं, आप इंडेक्स किसी और तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, ये तो फिजिकल डेटाबेसेस ही अलग हो गए। सर जी आपने यहाँ पे बताया था ना इंडेक्स डेटाबेस बनती है, मैं डेटाबेस को अलग करने की बात करूं, इंडेक्स बना के करना उसमें फिर और कॉन्सेप्ट आ जाता है, फ्रेमवर्क। आप पूछ रहे थे ना कि मल्टीपल डेटाबेसेस का, मैं तो उसके रेफरेंस से बता रहा हूं। अगर एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स के भी आप डिफरेंट टाइप्स है ना, एक होता है टेबल लेवल का इंडेक्स जो कि इवन के प्राइमरी की भी खुद से लगा देती है, ठीक है, इवन के कंपोजिट की भी अपने तौर पे बैक एंड पे आप कोड नहीं लिखते लेकिन वो उसको इंडेक्स फॉर्म में रखते हैं, क्लस्टरिंग, ठीक है। अब ये टेबल लेवल पे है, जब आप डेटाबेस पे इंडेक्स कर देते हैं ना, तो जब हम टेबल लेवल की इंडेक्सिंग कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने उसको मैनुअली कंट्रोल किया, उसको रीडायरेक्ट करवाया, इंडेक्स रीडायरेक्ट करवाते हैं। अगर मैं इससे पीछे एक लेवल चला जाऊँ तो मुझे अगर कोई कहे कि ये कैसे होगा, तो मैं कहूँगा इसके इंडेक्स बना, तो वो इंडेक्स उस एक दूसरे को राउट करना शुरू कर देगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछें या फिर शुरू करें फिर अगला? किसी भी बड़े फ्रेमवर्क के लिए डेटा लेयर्स बनाना और डेटा को ट्रांसलेटर्स के अंदर कॉन्कैटिनेट करना, ये सबसे एक टफ जॉब होती है जब हम डेटा को एक लेयर से दूसरी लेयर में कन्वर्ट करते हैं या कनेक्टिविटी करते हैं। इस तरह के बेतहाशा प्रोजेक्ट हैं जो कि री इंजीनियरिंग हो रही है, जिनके ऊपर ब्लॉकचेन का भी कॉन्सेप्ट आया है, डेटा का भी है, डेटा लेयर्स का भी है, ट्रांसलेटर्स भी हैं, गूगल के भी हैं, गूगल कह रहा हूँ, ऑरेकल के भी हैं, एसक्यूएल सर्वर के भी हैं, बहुत ज़्यादा डीबी हैं जिन्होंने ये ट्रांसलेटर्स जो हैं वो दे दी हैं जब आप इनके कनेक्टिविटी और इनके कनेक्शंस डेवलप करते हैं। पहले इसका ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इसको पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डेटा जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट होता है, उसकी लेयर्स कैसी होती हैं और उसको वो डेटा को मैनिपुलेट कैसे करता है।
पहले कॉन्सेप्ट को समझना फिर मैं इसका फ्रेमवर्क ड्रा करूंगा। आपने वेब के ऊपर एपीआई इन्होंने ओरेकल ने जावा ने इंट्रोड्यूस करवाई थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेएसएन फॉर्मेट। आइडिया है ना आप लोगों को? यस सर। जेएसएन फॉर्मेट क्या है कि आप लोग जो है आपकी डेटाबेस में वेबसाइट बनी हुई है माईसीक्वल में, आपने जिसको डेटा सेंड करना है उसको एसक्यूएल सर्वर में, तो आप क्या करते हैं उसको जेएसएन फॉर्मेट में डेटा भेज देते हैं, वो टेबल में रीड करके अपनी डीबी में ले आता है। ऐसा ही होता है ना? यस सर। ये फ्रंट एंड का सॉल्यूशन है कि जो कि जावा ने दिया और बहुत हिट एपीआई हुई है जेएसएन फॉर्मेट के ऊपर। अब जितना भी अगर आपने डेटा को सेंड और रिसीव करना हो ना तो बहुत ज़्यादा डेटा लेयर्स जो है ना वो बहुत इजी है, ट्रांसलेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो क्या है, जनरलाइज इन्होंने फॉर्मेट बना दिया है कि आप इस तरह कॉलम बनाएं, इस तरह आगे डेटा लिखें, वो किसी भी वेबसाइट को आप उसको भेज देंगे। हर एक का ASP.NET का, जावा का, PHP का, सब उस डेटा को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ग्रिड में ले आएँ या ड्रैग डीबी में स्टोर कर लें। वो प्रॉब्लम क्या था कि जब दो डिफरेंट डीबी आपस में डेटा शेयर करती है ना तो फिर प्रॉब्लम आता है। पहले तो ये होता था कि आपकी जो डीबी है, जो बिग डाटा आपस में B2B जब बनते हैं, जैसे हम बात करें बैंकिंग सेक्टर्स की बात कर लें, अब हर बैंक का अपना डीबी है, अपना सिक्योरिटी लेवल है, सब ने डेटा जो है वन लिंक के थ्रू जो है शेयरिंग दी हुई है ये डीबी को। ये फिजिकल डीबी नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रांसलेटर्स लेवल पे काम कर रहे हैं। अब इसकी डीबी किसी और में है, इसकी डीबी किसी और में है, इसकी डीबी किसी और स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क में बनी हुई है। जब आप इतनी डीबी के साथ डेटा को कनेक्ट करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। पहले ऐसा होता था कि आप एक सर्वर लेते थे, अपनी डीबी को एक दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय कर देते थे, वो सर्वर रीड ओनली होता था। आपने किसी को भी एक्सेस देनी है ना तो आप क्या करते थे, उस सर्वर का यूजर नेम, पासवर्ड और आईपी, ये तीन चीजें दूसरे के साथ शेयर कर लेते थे और आप जो भी टेबल चाहते थे उस टेबल से डेटा रीड करके अपने सिस्टम में ले आते। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है आईडी, नेम, एड्रेस, इस तरह के फील्ड है। अगर मैं आपका ये NIC नंबर है, सपोज NIC नंबर में यहाँ टाइप करता हूँ, जैसे मैं ये टाइप करता हूँ मेरे पास ऑप्शन है कि नादरा ने मुझे सिस्टम दिया हुआ है जिसमें उसने कहा ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये आपका IP है और मेरे टेबल का नाम जो है वो बायोडाटा के नाम से मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इससे आप डाटा फैच कर लें। तो अगर मेरे पास ये तीन चीज़ें हों तो मैं यहाँ से क्यूरी लगा के और क्यूरी को ये स्ट्रिंग पास करूँगा तो वो डाटा उठा लेगी ना इजीली, क्योंकि क्यूरी को तो यही पैरामीटर चाहिए। तो उसे ये कंसर्न ही नहीं है कि ये कहाँ पड़ा हो, उसे ये पता होना चाहिए ये मुझे IP की एक्सेस है, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी मैंने बता दिया, टेबल नेम भी मुझे पता है। तो अब ये वाला जो सिस्टम है इससे आप डाटा रीड कर सकते हैं। ये नादरा ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अपने सिस्टम से एक अलग सिस्टम सर्वर बना दिया, उसके ऊपर ये डीबी रख ली, इस डीबी को लॉक करके रीड ओनली कर लिया और लोगों के साथ इस सर्वर के स्टैटिक IP और पासवर्ड वगैरह जो है वो शेयर कर लिया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल क्या होता था इन सर्वर्स का, आपके सर्वर का जो यूनिवर्सल नंबर होता था और इस सर्वर का होता था, इस सर्वर का इसको यूनिवर्सल नंबर इसके अंदर IP में कॉन्फ़िगर कर दिया जाता था। अब ये भी नहीं हो सकता था इसी सर्वर से ये क्यूरी स्ट्रिंग आएगी तो ये एक्सेप्ट करता था, अदरवाइज किसी और से नहीं। बहरहाल इनके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन करके इन्होंने ये एक सोल्यूशन बनाया हुआ था। ये सोल्यूशन था 2002 में बहुत हिट था कि अगर आपने दो डिफरेंट B2B एप्लीकेशन की आपस में शेयरिंग करनी है तो आप क्या करते थे, एक पूरा सिस्टम ये चल रहा है, इसका अपना DB है,
एक ये पूरा सिस्टम चल रहा है, इसका डीबी है। आप एक बना लेते थे सर्वर, और उस सर्वर के ऊपर डीबी रख के दो डिफरेंट सर्वर आपस में डेटा की शेयरिंग स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। उससे रीड ओनली करके ये प्रॉब्लम का सलूशन इन्होंने दे दिया। उसके बाद थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन आई, तो जावा ने तकरीबन 2009, 11, 12, 13 का तो ये बड़ा हिट मॉडल आ गया। उन्होंने कहा ये सर्वर को मेंटेन करना, इसको चलाना एक प्रॉब्लम था। इस फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया गया JSON के साथ। उन्होंने कहा कि आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजें, उस रिक्वेस्ट के साथ जो है उसका IP, उसके पासवर्ड, उसके सिक्योरिटी सिस्टम, सारी एक स्ट्रिंग जाएगी। ये सर्वर उसको रिसीव करेगा, उसको चेक करने के बाद अगर तो वो ऑथेंटिकेट है, जो भी उसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह वो सारी चेक करने के बाद वो क्या करेगा, अपने सर्वर से एक क्यूरी जो है वो बना के JSON बना के इसको भेज देगा। ये रिक्वेस्ट भेजा करेगा, इसको एक JSON फॉर्मेट आएगा, ये इसको रीड करेगा और इन टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटे को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट ने आके JSON, आज भी JSON बहुत शॉर्टकट, डेवलपर्स के लिए ये बहुत शॉर्ट मेथड है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए JSON, इवन के अब तो API ऐसी बन रही है कि वो डेटाबेस के साथ डायरेक्ट आपको ऐसी API जो कि डेटाबेस से डाटा फैच करती है, ऐसे कंट्रोल हैं जो कि डेटाबेस से डाटा फैच करते हैं। पहले ये प्रॉब्लम होता था ओरेकल के साथ उनको अटैच करके, या SQL सर्वर के लिए अलग से कोड, उसके लिए अब इन्होंने भी सबने कंट्रोल जो बनाना शुरू किए हुए, इन्होंने बैकएंड पे डेटाबेस का जहाँ कॉन्सेप्ट आता है वहाँ JSON को मैप कर देते हैं। अगर आजकल आप कंट्रोल देखें, JSON के जितने भी डैशबोर्ड आ रहे हैं, जितने ग्रिड्स आ रही हैं, डिव हो गया, टैलरी के कंट्रोल्स हो गए, इन सब को अगर आप स्टडी करें तो इन सब ने पीछे डेटाबेस को खत्म करके JSON पास दे दी है। उसने कहा कि अब आपने एक कंट्रोल यूज किया हुआ, सपोज ये ग्रिड यूज की है जो कि एक सिंपल क्यूरी से डायरेक्ट बाइंड हो जाती थी। अब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट इसको क्यूरी स्ट्रिंग, कंट्रोल ऐसे जो क्यूरी स्ट्रिंग भी ले लेते हैं और JSON फॉर्मेट भी ले लेते हैं। अब आप जो है, अगर आप इस कंट्रोल को कस्टमाइज नहीं करना चाहते तो आप डाटे को रीड करेंगे, JSON फॉर्मेट में लेके आएंगे और JSON फॉर्मेट इसके साथ मैप होगा तो ये कंट्रोल पूरा डाटा डिस्प्ले कर देगा। तो आप जितने भी कंट्रोल बन रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये डेटाबेस, अब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेसेस हैं। अब एक कंट्रोल बना के पहले हम 10 डेटाबेसेस के साथ उसको सेट करते थे। अगर ओरेकल है तो ये कोड होगा, SQL सर्वर है तो ये होगा, ये क्यूरी स्ट्रिंग है, ये इसकी मेन फाइल है, एक लंबा चौड़ा काम होता था। अब वो ये कंट्रोल ये काम ही नहीं कर रहे, उन्होंने सारी डेटाबेस को ख़त्म किया, JSON के साथ अटैच किया। वो कहते हैं कि JSON फॉर्मेट इसको दो, जो भी आपका टूल है वो इसके साथ अटैच होगा और वो आउटपुट देगा। इससे स्पीड स्लो हुई है। ये ट्रांसलेटर कॉन्सेप्ट है, जो जिस टॉपिक पे अभी हम आएंगे ना, ये सारे ट्रांसलेटर्स हैं, उनको नहीं पता कि हमारी कौन सी डीबी है, उनको ये पता है हमने ये चीज़ ट्रांसलेट करनी है, इस फॉर्मेट पे लेके आना और यहाँ तक हमारा डेटा जाए। तो बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को जो है आके JSON फॉर्मेट ने रिप्लेस किया। अब जो है, अब इससे भी फास्ट और बेस्ट मेथड आ गए JSON। अगर आप डेवलपमेंट लेवल पे काम नहीं करना चाहते तो इसके प्री डिफाइन बने हुए फ्रेमवर्क है, उन फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। डाटे के लेयर्स में भी डाटा आ जाएगा और वो प्रॉपर जो है ट्रांसलेटर्स के थ्रू ट्रांसलेट भी हो जाएगा। यहाँ तक कोई पॉइंट है तो मुझसे पूछें। सर जब XML के साथ करते थे तो XML और JSON में क्या फ़र्क हो गया था? XML भी तो एज ए डाटा वो यूज़ होता था ना, क्योंकि हम तो अगर आप डेटा ये इसके पीछे देखेंगे ना तो इसके पीछे भी अभी भी XML ही चल रही है। JSON के पीछे वो ये कह लें कि एक टफ कोड को और ट्रांसलेटर लेयर्स में ले आए, तो लेयर्स है ना, आप बेस्ट बनाते जा रहे हैं। बैकएंड पे अब तो इतना जबरदस्त एक मैं कंट्रोल लास्ट टाइम देख रहा था, वो इनका टीम वालों का बना हुआ था कंट्रोल था। अब तो JSON लिखना नहीं पड़ता, ऊपर इंपोर्ट JSON करें, वो ग्रिड में डाटा ले आता है। जी सर, वो ऑटोमेटिक मॉडल जो है ना उसको ट्रांसलेट कर देता है ना सर, मॉडल दे दिया आपने। अब ये क्या है, ये सारे ट्रांसलेटर लेयर्स हैं। असल में
वही कॉन्सेप्ट है, XML को आपने बाईपास करके आपने दे दिया JSN, दे दिया JSN को ये ऊपर रैपर लिख ही जा रहे हैं ना सर जी। अब ये सारे इंटरफेसेस हैं, ये ट्रांसलेशन है सारी, बैक एंड पे जाके उसने एंड उसी पे होना है XML पाथ के ऊपर। हाँ सर ये वेब सर्विसेज भी होती थी, वही दोनों में क्या फ़र्क हुआ? वेब सर्विसेज हो गई या API हो गई। वेब सर्विसेज जो होती है ना वो तो आपकी तब आप कॉल करते हैं जब आपको सर्वर साइड का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़े, या आप कुछ ऐसी कंट्रोल जो जिनको आप बार बार कंपाइल नहीं करने। अगर आप .NET या आप इवन के MVC को देखें ना, जब आपको सर्वर साइड पे कोई चीज़ चलानी होती है ना तो आप ऊपर लिख देते हैं वेब सर्विसेज। जी सर बिल्कुल लिखते हैं। ये कंपाइलर्स के लिए होती है, इसका मतलब इन्होंने इसने पोस्ट बैक भी होना डेटे को, लेकिन वो JSN वही वाला एजेक्स कंट्रोल लगे होते, हमें आइडिया नहीं होता। पहले ऐसा होता था पेज सारा रेंडर होता था, अब इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि आप जिस पेज को जितना डेटे को पुल और पुश करना चाहते हैं उसको वेब सर्विसेज के अंदर इन्होंने रखा। तो इसलिए जब आप कोड लिखते हैं ना तो उसके ऊपर आप उसको मेंशन करते हैं कि अगर ये वेब सर्विसेज हैं तो ये किस टाइप की है। वो सर जैसे हम चंक में एजेक्स कॉल कर लेते हैं उतने डीप को पॉपुलेट कर देते हैं उतने डीप। और पहले ये भी होता था कि इवन के आप पहले हम क्या करते थे, वेब सर्विसेज से पहले हम इतना कोड अगर चलाना भी होता था ना तो ऊपर एक पूरी क्लास इंपोर्ट कर देते थे और कोड उसमें से एक फंक्शन चलना, पूरी फाइल कंपाइल होकर वर्किंग करती थी। अब उसका बहुत उन्होंने सिंपल शॉर्टकट दे दिया कि आप ये वाले काम जो आप इतने हैवी कोड करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसके बाद ये है जब आप किसी भी सिस्टम की क्लीन रूम टेस्टिंग करते हैं ना, जब हमारा आप लोगों ने भी सॉफ्ट हाउसेस में देखा होगा कि जब एप्लीकेशन पूरी बन जाती है ना तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इन्हीं चीज़ों की होती है, ऑप्टिमाइजेशन की। फिर आप क्लीन टेस्टिंग करते हैं। क्लीन टेस्टिंग का मतलब है कि आपने कहा ये कंट्रोल तो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, अब इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख देना चाहिए, इससे जो है ये कंपाइल होने में इसकी एग्जीक्यूशन टाइम सब चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। तो फिर आप उसकी क्लीन टेस्टिंग करते हैं। क्लीन टेस्टिंग में आप लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस कर देते हैं, उसकी कंपाइलेशन टाइम रिड्यूस करते हैं, आपने जो चीज़ें एग्जीक्यूशन में सही यूज़ नहीं की होती उन चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, कोड ऑप्टिमाइज करते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा डेवलपर जो है आउटपुट लाने के लिए बहुत लेंथी कोड लिख देते हैं, फिर आप उसको कस्टमाइज़ करते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशंस के लिए अच्छी खासी कॉस्ट होती है। सॉफ्टवेयर हाउसेज इन्वेस्ट नहीं करते, छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज, लेकिन उनको फिर इन फ्यूचर उस चीज़ का पे करना पड़ता है जब मेंटेनेंस में प्रोजेक्ट चलता है। अब जैसे सपोज आपने एक आपका वेब पेज है जिसके ऊपर 1000 लाइन है, आपको एक एक्सपर्ट अब इसको कोड बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, जब इसकी आप क्लीन टेस्टिंग करवाएंगे तो ये कोई बहुत सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा इसको। जब इसको कस्टमाइज करके ये 1000 को 500 पे ले आएगा ना, और आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी 8-10 साल चलने वाली है, तो आप अगर आप ये क्लीन टेस्टिंग की कॉस्ट अगर आप इस पे लगा देते ना तो ये इन फ्यूचर आपको पे करेगी मेंटेनेंस के लिए। जी सर मेंटेनेंस जो है वो आपकी बहुत चीप हो जाएगी, आपके लिए कोड इजी हो जाएगा, लेकिन अगेन सर ये है वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। वो सर आप मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है ना। आप देखिए सॉफ्टवेयर हाउसेज है तो वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को एजाइल के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि कोड रिव्यू होता है, यानी एक डेवलपर अगर कोड लिख रहा है तो सीनियर डेवलपर उसका कोड रिव्यू करता है, तो उसके अंदर फिर पुश पुल का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो आप एक अच्छा कोड जो है ना उसको पुश करें, ठीक है, ताकि जो आपकी प्रोडक्ट है ना वो एक अच्छे प्रोसेस के साथ चलती जाए, बार बार आपको कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये क्लीनिंग कोड में आ रहा है। मेथोडोलॉजी तो मैंने पढ़ी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। स्ट्रीम प्रोग्रामिंग ये वो हमें पता ही नहीं है वर्ड। स्ट्रीम प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ी है ना। क्या होता है, क्या होता है? फ्रेमवर्क क्या है एजाइल का, जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है उसमें। उसमें ये है ना, अब 2 डेवलपर ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा हम आपके लिए डेवलपर्स के लिए स्किल्ड लोग हायर करूँ, कॉस्ट ठीक जो है ना वो उसको हम ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज अगर ये आप आज आपने कोड लिख लिया, इस फॉर्म को आपको 1 साल के बाद अपडेट करना है।
अपडेट करने के लिए यहाँ आपको 1000 लाइन रीड करना पड़ती है, क्योंकि कोड को दोबारा से देखना पड़ता, समझना पड़ता, फिर चेंजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉरन चेंजेस शुरू कर दो, कोड एक टाइम लेता है। अगर काम वो ना कोड में चेंजेस हो सकता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन में चेंजेस हो, लेकिन उसको टेस्ट करने की, उसको डिबग करने की डिबगिंग कॉस्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके लिखनी चाहिए, ताकि आपके लिए कोड ऑप्टिमाइज हो। सर वो इसीलिए जब हम कोई डेवलपर हायर करने की तरफ जाते हैं ना, तो हम ये भी सोचते हैं कि ये डेवलपर जो है ना, वो थर्ड पार्टीज़ के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्लगइन्स होते हैं ना सर। जैसे अगर हम PHP की बात करते हैं तो उसमें डाटा टेबल्स आ गए हैं। आप जेसन डाटा टेबल्स को दे दें, वो खुद ही आपको, अगर आपने टेबल्स बनाना है तो आपको टेबल्स बना के दे देगा, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बन जाएगा, इवन सर्च भी खुद लग जाएगी। सारे प्लग उसके अंदर फुल फ्लैज होता है। आपको सर्च फिल्टर भी लगाने नहीं पड़ते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी लगानी नहीं पड़ती है। हर चीज़ जो है ना उसमें आपको मिल जाती अच्छा, ये टैली ग्राफ जो है वो आप बता रहे थे, जो टैली कंट्रोल्स वो पेड होते हैं? कुछ पेड है, कुछ फ्री है। टैलरी हो गया, डीप हो गया, डीप कंट्रोल सबसे अच्छे हैं, लेकिन अगेन डिबगिंग वगैरह उनमें भी आ जाती है। जब तक आप ओरिजिनल लेके सपोर्ट ना प्रॉब्लम करती है ये। है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सर वो करते हैं, फ्री में जो प्लगइन मिल रहा है बस उसको लगा दिया और बाद में फिर उसमें फंसे रहते हैं। तो अगर आप सपोर्ट के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं, चीज़ें भी जो है ना वो सही। रिकॉर्डिंग हो रही है यार, मत कर। ब्लॉकचेन का सब्जेक्ट पढ़ लिया आप लोगों ने? किसका सर? सर ब्लॉकचेन नहीं पड़ी, बस यही तो मसला है। वो तो बड़ी महंगी मिलती थी। माइनिंग शाइनिंग इसके सिर्फ काम माइनिंग नहीं है, ब्लॉकचेन बड़ी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। सर क्या आप समझते हैं कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जा सकता है, सिक्योरिटी के लेवल के ऊपर? जी सर, मैं इनको कह रहा हूँ बात को। सर वो समझने नहीं चाह रहे ना। सर, ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना उसको ट्रैकिंग रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, उसमें ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग नहीं आती है आपको। हमारी परमिशन के बगैर आपने ये किया। पिक्चर बड़ी क्लियर है।
पब्लिक कर दो मैंने पहले मैं खुद देखा ना सही उसको ना यार वो ना अभी सही नहीं है उसका टेढ़ी है मैं सीधी करके ये टॉपिक जो है ये जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट ये है आपका फाइनल प्रोजेक्ट। एमबीए वाले तो आईटी वाले करेंगे, एमबीए वाले बस इसको समझेंगे। सर वैसे मैदान में तो सारे एक जैसे ही होते हैं। फाइनली होगा सर मैदान जंग में आगे अक्सर एक जैसे ही गोली लगनी है तो सबको लगनी है, ऐसे तो नहीं होगा उन्होंने कहना कि यार ये अभी नया नया सिपाही है इसको नहीं मारनी, सबको लगनी चाहिए। गर्मियों में गोली छोटी सर्दियों में बड़ी यार ये पिक्चर बड़ी क्या ले रहे हैं यार। सर इसको इम्प्लीमेंट भी करना है बिल्कुल clear होनी चाहिए। Big data, big data. सर इतना ही नाम है 1 मिलियन। ले लिया एल्गोरिदम का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, एल्गोरिदम एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। पीसीएस किया और एल्गोरिदम ना पढ़ा, बड़ी देर है सब भूल गए सीएस पे। जब आप लोग को चांस मिलेगा ना बिग डाटा और इस तरह के प्रोजेक्ट करने में, आपसे पहला क्वेश्चन जब आप एक प्रोजेक्ट किया करेंगे ना, ये तो वो अज्यूम किया नहीं जा सकता ना कि ये डेवलपर ने काम किया तो आउटपुट सही नहीं है, आउटपुट तो आ ही जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये इसकी लॉग इक्वेशंस क्या है, क्योंकि
क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कोड की वो लॉग फॉर्म में लिखी जाती है। ये लॉग एन लॉग एन जो है ये स्पीड वाइज एवरेज वाला है। ये एल्गोरिथम अगर एक डेवलपर ने कोड लिखा है सेम इसको इम्प्लीमेंट किया वो एन लॉग एन में आया है, हो सकता है वो 5 मिनट ले रहा हो। अगर उस एक और डेवलपर ने लिखा उसने कहा मेरी इक्वेशन n/2 है तो इसका मतलब ये इससे हाफ टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। सेम वही काम है, वही सब कुछ है। जैसे आप लोग डाटा ग्रिड यूज करते हैं ना, इसी तरह डिव जो है वो अपनी जब मार्केट करता है ना तो वो कहता है कि मेरा जो कंट्रोल है ये तकरीबन आपके 100,000 जो रिकॉर्ड है वो 4 सेकंड यानी n log n/2 में लेता है और अपने आप को बेस बनाता है ASP.NET की ग्रिड को। ASP.NET की डाटा ग्रिड है ना आपकी जो प्री डिफाइंड आती है, उसको बेस लाइन बना के उससे कंपेयर करके देते हैं कि जो ये टूल है, जब आप थर्ड पार्टी टूल बनाते हैं ना किसी भी टूल के लिए, जैसे आप कहते हैं कि आप MVC यूज कर रहे हैं, अब MVC में अपना भी ये कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि इसने ग्रिड नहीं बना के दी होगी, इसे ये टूल है इसने अपना बनाया। अब आपने क्या किया, इससे भी अच्छा एक कंट्रोल बना लिया। यही होता है ना जी सर। उसके आपने क्या किया, ये भी ग्रिड है, ये भी उसी तरह डाटा डिस्प्ले करती है, ये भी ग्रिड है। अब इसमें क्या होगा, स्पीड का फंक्शन का इन दोनों में फर्क होगा। अब आप क्या करेंगे, इस कंट्रोल को छोड़ के ये थर्ड पार्टी यूज करेंगे कंट्रोल और इसके थ्रू अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, दो तरह की पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है। जो सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, वो ये नहीं करते कि ये डेटाबेसेस वगैरह की तरफ नहीं काम कर रहे होते, वो ये देखते हैं इस वक्त जो है मार्केट में सबसे बेस्ट टूल कौन से चल रहे हैं। जावा हो गया, ASP.NET हो गया, आपका MVC हो गया, एंगुलर हो गया। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, जैसे टेलरी कंट्रोल है या डिव है, ये कंपनी है, ये थर्ड पार्टी आपका। जैसे सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, आपने कहा है कि अब हम जो है ये जो कंट्रोल इन्होंने बनाए हुए हैं, इस कंट्रोल के अंदर ये डेफिशिएंसी है, ये जो है वो डेटे को जब लोड करते हैं स्पीड सही नहीं आती, ये 10,000 रिकॉर्ड अच्छी तरह लेता है और पेजिंग जो है इसकी स्लो हो जाती है, इसका नहीं है। अब आपने क्या किया, इस कंट्रोल का आर्किटेक्चर लिंक क्यू वगैरह बना के एक अपना कंट्रोल बना दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्लाइंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इन कंट्रोल को ये MVC माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को आप सेंड करेंगे, उनको कहेंगे कि हमने ये कंट्रोल बनाया है, इसको टेस्ट करें, इसको एज ए थर्ड पार्टी अपने साथ हमें कॉन्फ़िगर करने की अलाउ करें। ठीक है, वो आपको अपनी DLL वगैरह जो है वो आपके कंट्रोल को टेस्ट करने के बाद देंगे। अब ये क्या है, ये भी आपका एक सेलिंग पॉइंट है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के 2 मिलियन यूजर्स हैं, सपोज डेवलपर है, अगर आपका कंट्रोल अच्छा हुआ तो ये 2 मिलियन तक मैसेज जाएगा आपका। ठीक है, अब वो आपका कंट्रोल यूज करेंगे, वो आपको पे करेंगे। बहुत अच्छा बिजनेस है ना। ये नहीं है कि आप लोगों ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया और बैग उठाया और गली गली जाके डेमो दिया। ठीक है, 10 ने डेमो लिया, 10 ने कहा नहीं ये फंक्शन हो जाए, 20 हो। एक पेनफुल प्रोसेस है, ये पहला होता था। ये हमारे टाइम पीरियड में 98 99 में होता था, जब ये वाली मार्केट नहीं थी। ठीक है, अब दुनिया तो बदल गई है ना। अब दुनिया ऐसे नहीं करती कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं और उसको कहें प्लीज मुझे प्रोजेक्ट दे दें, मैं आपको बना के देता हूँ और आपको डिप्लॉयमेंट देता हूँ। अब वो टाइम नहीं रहा। अब ERP बहुत सॉल्यूशंस आ चुके हैं और ऐसे सॉल्यूशंस हैं, इवन की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए इस तरह के टूल आ गए कि आप तकरीबन वेबसाइट्स को विद इन क्लिक जो है वो सारी क्रिएट कर लेते हैं। बहरहाल कस्टमाइजेशन तो डेफिनेट उनमें भी होती है, लेकिन कहने का मतलब है जो डेवलपमेंट 100% करना पड़ती थी वो 70-80% आपको प्री डिफाइन मिल रही है। इवन के कंट्रोल भी ऐसे ही है। तो ट्रेंड चेंज हो गया, दुनिया में ट्रेंड चेंज हुआ है। इस वक्त तकरीबन इस तरह के काम करने वाली पूरी दुनिया के अंदर 900 टॉप लेवल की कंपनीज हैं। आप लोगों ने तो शायद चंद एक थर्ड पार्टी कंट्रोल यूज की, 900 टॉप लेवल की। एवरेज और स्मॉल एंड मीडियम तो मेन तहाशा है। आप जैसे आप सैप की बात करें तो सैप के साथ इतने थर्ड पार्टी कंट्रोल आ चुके हैं। आपको वो स्टडी करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये HR का सॉफ्टवेयर है, ये मॉड्यूल है, इसमें ये फीचर्स तो है ही नहीं है।
आपने क्या किया, उसके अंदर उसको सैलरी को प्रोसेस करने का एक टेम्पलेट बनाया, उसको थर्ड पार्टी इसी तरह बना के उसको कहा कि जी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये वाला नहीं यूज़ करना तो आप हमारा कंट्रोल को यूज़ करें। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ इंपावर कर रही है पूरी दुनिया से कि पूरी दुनिया से हमें डेवलपमेंट मिले, अब ताकि हमारे टूल जो है वो एक्सपैंड हो। अब अगर आप इन कंट्रोल सी को देखें, कभी आप लोगों ने MVC या ASP.NET यूज़ करें ना, तो इतने आप लोग आज के टाइम पीरियड में उनके कंट्रोल ड्रा करें ना तो आप के सर पकड़ के बैठ लेंगे, इतने थर्ड क्लास उनके लेआउट है। आप ड्रा करें ना, आप लोगों को इवन कि आप बूटस्ट्रैप की अलग से क्लासेस दे के उनको कंट्रोलिंग दे रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग दे रहे होते हैं कि ये थोड़े से स्टाइलिश हो जाए, और फिर आपको जे क्यूरीज लिखना पड़ती हैं ताकि वो थोड़े से वो बेहतर हो जाए और जे एंगुलर ने आके ये सारे, अब ये बूटस्ट्रैप जो है ये जब ये आया था उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा था कि हमने अपना अलग से HTML वगैरह देना, उन्हें पता था, उन्होंने पूरा स्टडी किया उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट को, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को स्टडी करके उन्होंने पूरी एक कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि ये अगर इसमें डेफिशिएंसी है तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये नहीं कहा कि मैं उसको कॉपी कर लूँ, उन्होंने उनको एम्पावर किया, उन्होंने कहा नहीं आप भी एम्पावर हो, हम इतनी टीम को कंट्रोल नहीं कर सकते, सारे काम आप नहीं कर सकते, आपको कंपनीज को एम्पावर करना चाहिए। ये अब वो वाला टाइम पीरियड नहीं रहा कि अच्छा ठीक है उसने ये चीज़ें बना ली, ये तो मैंने बना के लॉन्च की थी, उसने ये वाले फीचर्स दे दिए। अब आजकल वो टाइम पीरियड है कि आपने कोरोला गाड़ी नहीं बनानी, आपने देखना है इस कोरोला के अंदर क्या चीज़ें मिसिंग है, आपने उसके लिए स्पोर्टिंग और स्पेयर पार्ट्स और इस तरह की चीज़ें डेवलप करनी। ठीक है, आप कोरोला जैसी कंपनी नहीं बन सकते, आपने ये कोशिश नहीं करनी कि आप जो है बल्कि वो वाली करें जो कि आप कर ही नहीं सकते, आप वो करें एक बनी हुई प्रोडक्ट के अंदर स्पोर्टिंग फीचर्स देना शुरू करें। ये पूरी दुनिया यही डेवलपमेंट कर रही है, इंडिया इसी वजह से टॉप पे गया। वो हमारी तरह ये नहीं कर रहे कि प्री डिफाइंड डेटाबेसेस की एप्लीकेशन बनाई या किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया ब्रीफ केस उठाया, वो इन्हीं चीज़ों के पीछे है। बहरहाल ये सारी बैकग्राउंड बताने का मतलब ये है, आप में से कुछ इस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं ना कि आप लोगों की लाइफ चेंज हो, जैसे हम भी डेवलपर्स थे, हम भी आपकी तरह ही बैकग्राउंड से आए, इसी तरह बैठ के पढ़ा, MS किया, लेकिन चेंज कहाँ था? चेंज सिर्फ सिलेक्शन में था। ठीक है, फील्ड और लाइफ में जो सिलेक्शंस होती है ना, जो चेंजेस होती हैं, वही आपको आगे लेके जाती हैं। जब तक आप ट्रेंड को फॉलो नहीं ना करते और उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं, फिर आप लोग ग्रो नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि आज की जो आईडी है वो ये है कि आप लोगों ने चीज़ों को स्टडी करके उनके ऊपर वर्किंग करना, और इन ऑर्गेनाइजेशन ने ये, जैसे कि मैं एम्पावर्स वाली बता रहा हूँ ना, आजकल तो ये साइबर इंस्टीट्यूट वालों ने लॉगिन देना बंद कर दिए। ये जिस तरह अपवर्क है ना, इसी तरह इन कंपनीज ने भी अकाउंट बनाए हुए थे, यहाँ आके बहुत हाई प्रोफेशनल लोग आके इनके लिए फ्री डेवलपमेंट, फ्री कह रहा हूँ, पेड डेवलपमेंट करते थे, और वो बड़ी अच्छी इनकी पेमेंट्स थी। अभी भी लोगों के पास जिनके पास अकाउंट्स हैं उनके अकाउंट्स चल रहे हैं। बहरहाल ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिग लेवल पे हैं, इनकी एक एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कहने के थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैं। इन्होंने इनकी आउटसोर्सिंग जो है ना, ये एक वैल्यूएबल है जिससे आप लोगों की लाइफ चेंज होती है, डेवलपमेंट में नया ट्रेंड आप सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ बताने का, बैकग्राउंड बताने का ये मेन पर्पस कि अब चीज़ें ऐसी हैं कि आप कंट्रोलिंग की तरफ जाते हैं। जैसे पहले होता था ना, लोग, अगर मैं 90s की बात करूं या 2000 की बात करूं, आज से 20-22 साल पहले की, तो उस वक्त ये होता था कि हम लोग जब फ्री होते थे सिस्टम एनालिस्ट बन गए, फिर सिस्टम स्टडी किया, कोई ERP बना दिया, कोई सॉल्यूशंस बना दिए। अब लोग इन चीज़ों से निकल आए, अब लोग कंट्रोल बनाते हैं। जैसे मुझे ये गुलाम साफ़ खान यूनिवर्सिटी नस्ट जो है, इनके जो डेवलपर्स आप इनसे मिले ना, तो जब ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके आते हैं ना, ये 2010 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त हमने नस्ट से पूरी टीम ली थी, उस वक्त मैं नेटसोल में था। तो हमें कंट्रोल बनाने के लिए एक असाइनमेंट्स मिली, तो हमें IBA कराची से
लम्ब से तो चंद एक बच्चे मिले आता कि लम्ब बहुत अच्छा है आईटी में, लेकिन इससे भी हमें इतने अच्छे लोग मिले। लेकिन नस्ट में 28 थे जिसमें से हमने 20 को बड़े अच्छे पैकेज पे उठाया, बल्कि उनके लिए पूरा सेटअप उन्होंने कहा उनके लिए आना मसला था। हमने उस प्रोजेक्ट के लिए इस्लामाबाद में एक ऑफिस लिया ताकि उनके लिए ट्रैवलिंग करना प्रॉब्लम ना रहे। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपना प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ मूव किया। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो उनके इसी तरह के होते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हमने वेबसाइट बनाई, हमने ई कॉमर्स बनाया। उनके डिफरेंट कंट्रोल्स होते थे। उसके ऊपर जो है उन्होंने एक पूरा सीवी लिखा होता था जिसके ऊपर वो पूरा उन्होंने कंट्रोल की पूरी डिस्क्रिप्शन दी होती थी कि हमने ये कंट्रोल बनाया, हमने इसको पिच किया, हमारा ये कंट्रोल टेस्ट हुआ, हमें ये सर्टिफिकेट मिला, हमारे ये डेफिशिएंसी लेवल है, हम इस लेवल पे इसको अचीव करना चाहते हैं। उनमें से कुछ ने अचीवमेंट भी की हुई थी और बाद के कोड एक्सेप्ट भी नहीं हुए थे, लेकिन वो इस सर्कल से गुजरे हुए थे। उनको ये नहीं बताना पड़ता था कि ये इन्वायरमेंट है। ये 2010 की बात कर रहा हूँ, आज से 12 साल पहले। आज हम जब ये कंपैरिजन करते हैं ना, जब हम प्रोफेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें, आज जैसे यूसीपी की मैं बात करूं तो क्लेम करता है कि हम बहुत अच्छा आईटी में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मैं इसी तरह उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट के सामने खड़े होकर इस तरह की बात करूं तो मेरे ख्याल में किसी एक को भी नहीं पता होगा कंट्रोल कैसे बनता है। तो कंपैरिजन जब होते हैं ना, वो स्टडी के फाइनल ईयर स्टूडेंट डिसाइड कि उनके प्रोजेक्ट पे बेस कर रहा होता है कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या लेवल है और क्या इन्होंने प्रोफेशनल लेवल पे किस लेवल का काम किया। सर फास्ट के बच्चे कौन से हैं वो? नहीं, फास्ट भी इस लेवल पे नहीं आता। सबसे अच्छा जो है वो नेस्ट है, आईबीए है, गुलाम खान इंस्टीट्यूट जो है। के लिए तो सबसे सर ये तो हमारे कई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उसमें भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती। वो क्योंकि हम लोग ज़्यादातर काम चला रहे होते हैं, एसडीकेज और कंट्रोल्स की तरफ तो हम जाते ही नहीं। हम कहते हैं बस डेली का काम निकलना चाहिए। ठीक है। वो ये है ना कि इन्वायरमेंट अगेन यहाँ लाहौर में भी अब ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनकी इतनी अच्छे नाम नहीं है, लेकिन वो इन कंट्रोलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ये मेंटोर वाले हैं, ये कैलरी के बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, इनका कभी नाम नहीं सुनने को मिला। ये कंट्रोलिंग में सबसे आगे इस वक्त जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल इनकी, हालांकि नाम है ही नहीं है। कराची के 3-4 हैं, डेटा व्यू कराची का बहुत एक्सीलेंट है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगेन अच्छी यूनिवर्सिटी के बैच उठा लेते हैं फाइनल। अब लास्ट टाइम गुलाम साहब यूनिवर्सिटी में ये जब हम ये सर्च कर रहे थे, ये 2014 की बात है, लेकिन सर उस वक्त उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनल, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं इसी तरह उन्होंने फाइनल स्टूडेंट्स को अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस से टीचर भेज के उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट उन्हें करवाया था कि ये स्टूडेंट्स हमें इस लेवल के चाहिए और इस तरह की जो है इनकी स्टडी लेवल होना चाहिए। सर वो टीचर्स वो ट्रेनिंग ऐसी करवाते हैं ना, बाकी यूनिवर्सिटियों में ट्रेनिंग नहीं करवाते इस तरह। जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं ना, गुलाम साहब इवन के वहाँ के भी जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनसे नहीं करवाते, क्योंकि वो तो एक थ्योरी वाले टीचर है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल जब ये इस तरह के प्रोजेक्ट उठाए जाते हैं तो फाइनल ईयर और सेकंड लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिर इंडस्ट्री अपने प्रोफेशनल्स लोगों को भेजते हैं ट्रेनिंग करवाने, वो उनके टीचर्स को नहीं करवाते, या तो वो ट्रेनिंग और ट्रेनर्स करवाएं। तभी तो सर पीछे हैं, मुश्किल होता है। तभी तो आप कह रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटियों वो इसलिए तो पीछे हैं वो सर। कई रीजंस है, लेकिन बात ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला जो काम है इस वक्त ट्रेंड जो है वो कंट्रोलिंग के ऊपर है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारे प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड थोड़ी सी पता चल जाए कि प्रोजेक्ट है क्या। इस प्रोजेक्ट के 2 पार्ट करेंगे। एक करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है ऐसे पेपर इसको क्लियर कर लें, ठीक है। पेपर मीन्स के आप इसको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल मॉडल्स तो काफ़ी मैं इसमें हेल्प करूँगा, आपका ये बन जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है ये आउटसोर्स हुआ है सिस्टम लिमिटेड को। ये जो मैं प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ ये सिस्टम लिमिटेड का है, लेकिन सिस्टम लिमिटेड ने अभी डेवलपमेंट इस पर शुरू नहीं की। डेवलपमेंट इसलिए शुरू नहीं की कि प्रोजेक्ट जो है अभी R&D के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के,
इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होनी है अप्रैल के अंदर। सेम यही प्रोजेक्ट जो मैं सेम तो नहीं कहना चाहिए, उसका मैंने कुछ पोर्शन उठाया, वो तो बहुत बड़ा है, उसके चंद कंट्रोल का पोर्शन मैंने उठाया जो कि ताकि आपके लिए बनाना आसान हो। इसका फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि ये ऑप्टिमाइज कैसे हो। टेक्नोलॉजी इसकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, कंट्रोल को किसी भी चीज़ में डेवलप कर लें, PHP में कर लें, जावा में कर लें, एंगुलर में कर लें, MVC में कर लें, किसी में भी इसका फ्रेमवर्क बना हो तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग सर्वर पे कंपाइल करके उसको लेके आएंगे। ये जो ट्रांसलेटर सर्वर्स में बता रहा था उसके अंदर इम्प्लीमेंट इन्होंने इन्फेक्ट करना है इसको। तो आप लोग भी कोशिश करें, इसको पहले फ्रेमवर्क बनाएं और फिर इसकी कोडिंग करें। अगर कोडिंग करेंगे तो इस कंट्रोल के ऊपर जो है ये इन्होंने अभी रिसेंटली आके सिस्टम लिमिटेड ने लम्स के बच्चों को भी ये ऑफर की है कि अगर आप इसका जो है ये सिर्फ उस पूरे प्रोजेक्ट का ये कह लें 5% पार्ट है जो मैंने ड्रॉ किया है, और बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन है। ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप लोगों ने सर्कल बबल्स बनाने होते हैं डाटे को क्यूबिक करने के लिए। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ये जब मैं एंड करूँगा फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह ये किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर रिकर्सिव कॉल देके डाटे को कंप्रेस करता चला जाता है। रिकर्सिव फंक्शंस का तो आपको पता है, फंक्शन अपने आप एक बेस कंडीशन होती है, उसके बाद वो ट्रू होती है और फंक्शन से वो बाहर निकल आता है। जब तक ये बेस कंडीशन ट्रू नहीं होती ये घूमता रहता है, फॉल्स नहीं होती। हाँ, जब तक जो भी false कंडीशन लगे ट्रू जो भी आपने एग्जिट क्राइटेरिया लगाई होती है उसको आउट करने के लिए। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल किस तरह चलता है, किस तरह प्रोसेस करता है डाटे के ऊपर, ये कंडीशंस दी जाती है जिसके ऊपर ये लूप जो है वो डाटे को कंप्रेस करना शुरू करता है रिकर्सिव के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने एक पूरी बुक है आपके पास, आपने पूरी बुक को जो है इसके अंदर से आप लोग एक टॉपिक को जो है वो सर्च करना चाहते हैं। आपने एक कीवर्ड लिखा है और ये है तकरीबन 10,000। ये मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर ये बबल्स बाद में बताता हूँ कैसे बनते हैं। ये 10,000 पेजेस की है। 10,000 पेजेस के ऊपर जब जहाँ जहाँ इसको कंडीशंस मिलती जाएगी, ये सिस्टम इंडिपेंडेंट ये नोड जो है, अगर ये पूरी बुक को कंपाइल करने के लिए मैं कहता हूँ 3 मिनट लेते हैं और आपके 10 यूजर हैं तो टोटल टाइम कितना हो गया 30 मिनट। अगर लीनियर क्योंकि कंप्यूटर में कभी भी आपकी मल्टी प्रोसेसिंग होती नहीं, वो क्यों लगा देता, सबको इंडिविजुअल टाइम देता, आपने वहाँ इसमें पढ़ा ही होगा। जी सर। होता है ना ऐसा, वो थोड़ा थोड़ा टाइम देता, जॉब कंप्लीट करता उसको। कभी भी कंप्यूटर जो है वो टाइम शेयरिंग करता है, स्केड्यूलिंग करता है, कभी भी मल्टीपल प्रोसेस चलाता ही नहीं है। मल्टीपल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आपको ये करना होगा ना तो आप क्या करेंगे, एक ब्लॉकचेन जैसी नोड्स बनाएंगे, कंप्यूटर उसमें अटैच करेंगे और कंप्यूटर सारे स्लीपिंग होंगे। जैसे आपने इस पूरे बोर्ड पे 100 कंप्यूटर्स लगा दिए और उनकी आपस में फंक्शन बेस एक चेन बनाई। वो चेन कैसे बनती है वो बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। एक चेन होगी जो कि कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में होंगे। जैसे ही एक कंप्यूटर के पास जॉब आएगी, अगर दूसरी जॉब आती है, जिस तरह वो टाइम शेयरिंग करता है ना, वो अपने पास नहीं रखेगा बल्कि अपने रिसेंटली नोट्स को चेक करेगा। अगर वो रनिंग में है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर इसके साथ अटैच है, ये डल मोड में है तो ये अपनी जॉब इसको ट्रांसफर करेगा, ये प्रोसेस करेगा और इसको रिटर्न कर। और अगर ये रनिंग पोजीशंस में है और इसकी जॉब को लगता है तो ये क्या करता है, वो पूरी चेन के थ्रू देखता है कि इसके साथ तो कोई लिंक नहीं है, ये भी प्रोसेसिंग में इसके साथ तो नहीं है। और अगर इसके साथ आगे डेड नोड आ गई है तो वो रिवर्स होके इनकी टाइम एग्जीक्यूशन कैलकुलेट करेगा, इसको
2 मिनट सर्वेलिंग है, इसको 1 मिनट है, इसको 30 सेकंड है, तो ये जॉब इसको सारी। जिसको मिलियन नहीं। बहरहाल जितना ओएस है वो आप लोगों ने सारा बबल्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है कि जो आप लोग ओएस को पढ़ते थे ये अब आपको एक ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू जो है वो सॉल्व करनी है। इसको टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा। एक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, आपको पता चल गया ना नोट्स कैसे लिंक अप है। जी जी। ये जो नोट्स लिंक है ये अपने डाटे के साथ है और ये रिकर्सिव भी देती रहेंगी। रिकर्सिव का मतलब है कि जब तक प्रोसेस एंड नहीं होता ये अपने आप को भी कॉल करती थी। कंट्रोल मेथड, एपीआई, डीएलएल, ब्लॉक्स, ये 5 चीजें जो हैं आप लोगों को डेवलप करना होती हैं। या एपीआई आप कॉल कर रहे होते हैं, या डीएलएल होती हैं, या ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक आपके अलग है, या मेथड्स आप कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, इन ये वही है जो आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, इनको मैं नहीं डिस्कस कर रहा। ये वही है जिस तरह आप प्रोसेस करते हैं इसको। ये जो है इसको जॉब असाइन होगी इनके प्रोसेस से रैंडमली। कभी ये कॉल कर रहा होगा, कभी ये कॉल कर रहा होगा, कभी ये कर रहा होगा। ये सारी नोड्स जो हैं ये प्रोसेस वाइज चलेंगे। सर को पता कैसे लगेगा कौन सा मेन हेडर कौन कर रहा होगा ये कंट्रोल? ये मेन कंट्रोल ये यूजर्स ने इनपुट देनी है, वो इनपुट ने आगे डिस्ट्रीब्यूट तो वो हमारी मर्जी है, जिस मर्जी सर्वर को बता देते ना, हम नहीं देंगे। सर्वर्स को एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि खुद डिसाइड किया करेगा कि रन टाइम नेटवर्किंग कैसे हो। ठीक है, जिसको ये पिक्चर इस वक्त इस प्रोसेस की है, अगली दफा होगी तो हो सकता है ये वाली बने। आपने कह दिया ये मेरे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, आपका प्रोग्राम इतना एफिशिएंट है कि वो 100 कंप्यूटर्स की फौरन नेटवर्किंग कर देता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह का प्रोसेस है। वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, उनकी रन टाइम नेटवर्क ग्रिड बनाना, यही तो ब्लॉकचेन। ये डिवाइड करना, एक तो ये होता है ना कि आप नोड को फिक्स कर देते हैं, ये इसका आईपी, ये जितना भी काम है ये एक सॉफ्टवेयर कर रहा होगा। आपने अटैचमेंट करके मेन सर्वर तक पूरी केबलिंग की होगी, लेकिन वो जो आप आईपी देते थे, वो जो फिक्स आपको इंटरफेस नजर आता है ना, माई कंप्यूटर पे क्लिक करें, फिर आप चले जाते हैं कंट्रोल प्रॉपर्टीज में जाते हैं, IP4 सेलेक्ट करते हैं, उसमें 202 जाके आप एड्रेस लिख देते हैं। वो वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी इसके अंदर पूरा इम्बेड हुआ हुआ है, ये खुद बनाता रहा है। बेसिकली वो रन टाइम पे यूजर की इनपुट लेके उसके हिसाब से उसको नेटवर्क सर, आपने करेगा, उसको डिवाइड करना। हर प्रोसेस के ऊपर नेटवर्किंग क्रिएट होगी। पहला स्टेप है कि पूरा नेटवर्क बनाओ। जब मैं क्लिक करूंगा इसकी क्या शेप होगी, ये आपका लिखा हुआ सॉफ्टवेयर डिसाइड। ठीक है, और सर जो वो सारा वर्किंग अपनी कर लेगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये आउटपुट है, आउटपुट आउटपुट फाइल। सो नेटवर्क खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से क्रिएट होगा। वो उस वक्त जो मैपिंग हुई हुई है प्रोसेस हो गए सारे डन पोजीशन में चलेगा। अगली दफा फिर प्रोसेस आएगा, फिर नेटवर्किंग क्रिएट। ये समझने कि ये असाइनमेंट्स जो है ये रन टाइम क्रिएट कर रहा है आपको। आपने 100 नेटवर्क को लैन के ऊपर ले आए, उसके बाद उसके क्या बात होंगे ये प्रोसेस डिफाइन करेगा। इस फाइल से ये प्रोसेस बनने के तकरीबन 347, ये जो मैं R&D कह रहा था ना हो रही है, ये किस किस कंडीशंस पे लिखे जाए इसकी R&D हो रही है, जिसमें से सिस्टम लिमिटेड ने तकरीबन 150 करनी है। सर मैं जो कह रहा हूँ ना रन टाइम नेटवर्किंग होगी, वो जो डिसीजन प्रोसेस है ना वो टोटल है इसके अंदर 347। वो 347 कंडीशन है जिसके ऊपर ये फंक्शन होंगे। अच्छा, इस तरह का वो क्या होगा, वो इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि अगर अच्छा इस तरह का क्रिटिकल प्रोसेस होता है तो अगर इस तरह का क्रिटिकल प्रोसेस होगा तो इस तरह की ग्रिड कंप्यूटिंग हो जाएगी। सर वो कैसे जज करेगा कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम चलेगा? कौन सा प्रोसेस कितने वो आप कह रहे हैं ना वो ये प्रोसेस चल रहा है तो फिर वो आगे चला जाता है, फिर मजीद चल रहा है तो आगे चले जाता है। वो जो प्रोसेस की क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस है ना, जैसे आप थ्योरी फॉर ऑटोमेटा में पढ़ते थे, ए स्टैटिक ए, याद है ना आप लोगों को? इसकी लैंग्वेज पूरी डिफाइन होती थी। वो आप क्या करते हैं, ए स्टैटिक ए का मतलब क्या, ए आ सकता है, ए के बाद फिर ए आ सकता है, इसको रिकर्सिव बनाते थे ना, जितने मर्जी ये बन सकते हैं, पैटर्न्स बनते हाँ जी, थे। हाँ जी। ये जो थ्योरी फॉर ऑटोमेटा और लैंग्वेज पैटर्न है वही तो ये बनेंगे यहाँ। वो ये इसको देख के सेंस कर जाएगा कि प्रोसेस की ग्रेडिंग कैसे हो। आप करते थे ना थ्योरी फॉर ऑटोमेटा में मैंने मशीन कभी बनाते थे, ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर वो एक इतना बड़ा नेटवर्क बना देता था। एक प्रोसेस होता था वो इतनी सी डायग्राम बनाता था। तो वो ये डिसाइड करेंगे ना, आपको अगर याद हो तो ये उसी तरह के थ्योरी फॉर ऑटोमेटा के ऊपर बने। लैंग्वेज पैटर्न
जब आप एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपका एल्गोरिदम आपके कोर कोर्सेज ने तो आना ही है। एमएस में आपको कोर कोर्सेज क्यों रिपीट करवाए जाते हैं? अब आपको क्यों नहीं जावा पढ़ाई जाती है या वर्किंग की? क्योंकि बड़ी और हाई लेवल की डेवलपमेंट तो सारी इन टूल्स के ऊपर है, सिर्फ ऑटोमेटा के ऊपर है। एडवांस सिर्फ ऑटोमेटा क्यों कहा जाता है? जब भी आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट जहां मशीन लर्निंग और इस तरह के कॉन्सेप्ट है, अब ये 347 पैटर्न जो बनेंगे, जहां पैटर्न का वर्ड आएगा, आप आज जैसा आप कहते हैं मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है तो आप कहते हैं जी ये कोई वेब का टूल होगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो नहीं ना सिलेक्ट करेंगे। जी सर। जहां बात आएगी पैटर्न की तो आपके कौन माइंड में आ जाएगा? सिर्फ ऑटोमेटा। दूसरा तो सिस्टम कॉन्सेप्ट पैटर्न। सिर्फ ऑटोमेटा के ये जो R&D कर रहे हैं, ये कोई जावा के डेवलपर थोड़ी कर रहे हैं, ये कंपाइलर ऑफ सिर्फ ऑटोमेटा के लोग कर रहे हैं। वो बनाएंगे ये पैटर्न के वो क्या करेंगे, उस प्रोसेस को सेंस करेंगे। प्रोसेस को एक तो होता है ना प्रोसेस, दो तरह के होते हैं, प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग। जो आप काम करते हैं ना, कितना टाइम लगेगा, आप लोगों ने आज तक एग्जीक्यूशन की है पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर। प्री प्रोसेसिंग की अगर करनी है ना तो वो इसको इस नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये नोटेशन बता देंगे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। आप कुछ भी ना लिखें, अगर आप 4 लाइनों का एल्गो लिख देना तो ये बता देगा ये n log n निकलेगा या n log स्केयर निकलेगा। अच्छा सर, जो यूज़र होता है वो किस किस्म की इनपुट देगा? सर्चिंग यूजर किस टाइप की इनपुट देगा ये डिपेंड करेगा जिसके लिए वो कंट्रोल बन रहा है। ये कंट्रोल बन रहा है अगर सपोज करें न्यूज़ चैनल की किसी फ्रेमिंग सर्वर के लिए, तो डेफिनेट है ये सारा पैटर्न फ्रेमिंग पे लिखा जाएगा। अगर ये कंट्रोल कल को चलेगा गूगल के किसी हाई पैरामीटर एल्गोरिथम्स के लिए, ये 347 हो सकता है वो 100 उसके लिए लिखे। ये तो अब डिपेंड करेगा ये जो आप कंट्रोल बनाने लगे ये कहाँ चलेगा। जैसे अभी मैंने बात की, आपने एक ग्रिड बनाई तो आप बताएंगे ना ये आप जावा के लिए बनाने लगेंगे या एमपीसी के लिए बनाने लगेंगे। आप ग्रिड को बना दें, कहेंगे 1 मिलियन रिकॉर्ड है और चल रही हो उसने .NET के अंदर तो वो कंट्रोल में वैसे नहीं चलना, उसने जो फ्रेमिंग डाटा सेट बनाया वही बड़ा लिमिटेड है। तो डिपेंड करता है ना कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो ये डिसाइड करेगी असाइनमेंट कि इसके पीछे चलने वाला कंट्रोल कौन सा। ये तो पैटर्न वाइज चीज़ें चलती हैं ना कि चीज़ें डिज़ाइन और उसको वर्क कैसे होता है। जब आप कहते हैं ना बिग डाटा बिग जनरेशन, अब हो सकता है कि ये डाटा आपने 100 कंप्यूटर से डाटा प्रोसेस करके आउटपुट लिए। 100 कंप्यूटर्स का मतलब है 100 प्रोसेस, ठीक है। 100 प्रोसेसर जो डाटे को प्रोसेस डिवाइड कर करके उसने ग्रीडिंग कर दी है, तो उसके बाद जो चीज़ आपकी 1 घंटे में होनी थी अब वो 1 सेकंड के अंदर होगी। आपने इतना पावरफुल सिस्टम पूरा ग्रिड कंप्यूटिंग दे दी है, तो उसका कोई ना कोई तो लॉजिक है। और वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग आप कह रहे हैं कि ये डॉट मैंने इसीलिए लगाए थे। डॉट का मतलब है ये लाइन नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करेंगे, ये कभी भी नोड ने इक्वल रहना ही नहीं है। ये रन टाइम डिसाइड, ये नोड कैसे बनेगी ये मेरी इसी इनपुट डिसाइड करेगी। ये पैटर्न डिफाइन, और ये पैटर्न किस तरह लिखे गए होंगे, इस तरह लिखे सिर्फ ऑटोमेटिक। जो जब मशीन की एग्जीक्यूशन सारी आप चेक करते हैं ना तो सारी है ही सिर्फ ऑटोमेटा। पहले मशीन क्या थी तो सारी सिर्फ ऑटोमेटा, वो आपकी इक्वेशंस पे डिसाइड कर देती है कि इसका कॉम्प्लेक्स टाइम क्या। आप अनलिमिटेड नोड लिखे, वो एक बेस कंडीशन लगा के उसको टर्मिनेट करेंगे। करते बस इसको एक टॉपिक रह गया, फिर उसके बाद बस 2 मिनट नेक्स्ट। बहरहाल ये कैसे बनेगी, ये नोड क्या है, ये कंप्यूटिंग कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये आपको जब आपका फाइनल से थोड़ा सा लेक्चर 2-3 लेक्चर्स रह जाएंगे, फिर मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से करूँगा। उस वक्त आपकी ये कंट्रोलिंग सिर्फ ऑटोमेटा जैसा एक आधा फ्रेमवर्क आप पढ़ चुके होंगे, ट्रांसलेटर्स पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपको ये चीज़ समझ आए। अभी आपको सिंपल ये डायग्राम और प्रोजेक्ट में ये है कि ये एक ऐसा कंट्रोल है जो यूज़र से इनपुट लेगा। इसके कोई बहुत हैवी फ्रेम्स बने हुए होंगे, पैटर्न्स बने हुए होंगे, वो उस प्रोसेस को उस पैटर्न से मैच करेगा, उसके मुताबिक जो है वो रन टाइम उसकी ग्रिड की कंप्यूटिंग चेंज करेगा। और ये जो कंप्यूटिंग का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ सारा प्रोग्राम इसके अंदर है, ठीक है। जैसे आप एक फॉर्म बना देते हैं ना लेआउट, और जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्सेस कॉमा बॉक्स और ग्रिड लगा दिया और डेवलपर कह दिया डिज़ाइन बन गया, अब इसके पीछे कोड लिख दें। तो डेवलपर क्या करता है, कनेक्शंस बना के एक डायनामिक
कोड लिख देता है। सर ये दोबारा बता दीजिए, यूजर से पैटर्न, यूजर से क्या पैटर्न नहीं, यूज़र से इनपुट लेगा और उसके मुताबिक जो है ये पैटर्न बना के उसके मुताबिक ये जो है ये रन टाइम एक ग्रिड बनाएगा जो कि डिसाइड करेगी कि इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, सिंपल ये कि आपको जो एल्गो लिखना है वो नेटवर्क फ्रेमिंग का, नेटवर्क रन टाइम जो है मेरे प्रोसेस को ले और रन टाइम पूरी नेटवर्किंग बदल दे और नेटवर्किंग बन के मुझे एक डैशबोर्ड नजर आए जिसके ऊपर वो इस तरह के कंप्यूटर और नोट्स दिखा रहा हो कि भाई अब आपकी इस तरह की कंप्यूटर नेटवर्किंग बनी हुई है और ये एग्जीक्यूशन चल रही है। और ये अभी आप लोगों ने इस तरह के बड़े चलते हुए सिस्टम ही देखे, ये जो जब एक पैटर्न आता है और ये प्रोसेस चला रहे होते हैं ना कंप्यूटर्स, बाज़ दफ़ा ये एक एक दो दो तीन ले जाते हैं, कंप्यूटर्स की पूरी नेटवर्किंग हुई होती है, प्रोसेस मैनिपुलेट कर करके इतना हैवी डाटा जनरेट कर रहा होता है कम्बिनेशंस बना बना के कि उसकी बेस पे जो है वो प्रोसेस करते हैं। ख़ास तौर पे ये मेडिकल के जितने सॉफ्टवेयर्स आजकल बन रहे हैं, जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं या ये जितने भी आजकल R&D चल रही है उनके सारे इसी तरह प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस की इनपुट दी जाती है और कंप्यूटर रन टाइम अपना नेटवर्क बनाता है। एक तो ये है ना कि अगर आप रन टाइम नेटवर्क बनाने का कोड नहीं लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर प्रोसेस चलाने से पहले मैनुअल पूरी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी उस तरह, यही होगा ना। अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं लिखा नेटवर्क बनाने का तो क्या होगा, मैं कहूँगा मुझे ये प्रोसेस चलाना तो इसी सब कंप्यूटर की नोड जोड़ दो, यही होगा ना। और अगर आपका प्रोग्राम लिखा होगा तो वो क्या करेगा, एक बटन क्लिक करने पे पैटर्न को फीड करेगा कंप्यूटर की नोड बना। इसका मतलब है एक टाइम में एक ही प्रोसेस होगा ना। हाँ, जब डेडिकेट हो जाएगा पूरा डेडिकेट होगा ये प्रोसेस इटसेल्फ, मैंने कहा ना कि बात दो दो दिन चलते रहते हैं। सर वो इतना मतलब हैवी किस्म का डाटा वो फेच करने के लिए रिक्वेस्ट करता है यूजर। हाँ, जो बहुत हैवी है प्रोसेस है, ऐसे डाटा है मेडिकल के अंदर। अब वो आजकल लास्ट टाइम आपने देखा होगा ये चेक कर रहे हैं मेडिकल के ऊपर, आपकी जीन्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, जो डेटा जनरेट करता है कि ये जो पर्सन है, लास्ट टाइम इन्होंने दिया हुआ था क्लिप दिया था साइंटिफिक मोड के ऊपर, साइबर के सैटेलाइट के ऊपर जो कनेक्शंस हैं उसको जब ये मार्केट करे उसके ऊपर दिया था। उसके ऊपर इन्होंने एक जीन्स लेके ये एक्सपेरिमेंट करना था कि ये जो बंदा है ये आज से 50 साल पहले ये प्रीवियस इसकी जनरेशंस कहाँ से थी। ठीक है, अब तो ये अमेरिका में आया है, इसके बाद अमेरिका में 25-30 साल से 2 जनरेशन से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इसका जो उससे पिछला था ग्रैंडफादर का भी जो ग्रैंडफादर था वो यूके से आया था। उस यूके में जो है वो उसकी इतने वो जीन्स के ऊपर उसने कम्बिनेशन इतने जनरेट किए और वो बिलियंस ऑफ कम्बिनेशन उसने बना के ये डाटा जनरेट किया था। वो एक जीन्स को जब इनपुट देते हैं ना तो उसके ऊपर जब ये ग्रिड कंप्यूटिंग का प्रोसेस चलता है वो 47 डेज का। ठीक है, अभी उन्होंने लास्ट टाइम एक बताया हुआ था, एक जो पर्सन था तो उसको ये बता रहे थे कि ये जो फेमस है जिसको अमेरिकन का लीडर्स कहा जाता है, ये आज से 300 इयर्स पीछे चले जाए तो ये सिंध से आया था, पाकिस्तान से, इसकी जीन्स वहाँ की। सर खान साहब को भी देख ले तो तो कहने का मतलब है ऐसे प्रोसेस हैं जो कि बहुत हैवी डेटा जनरेट है। सर वो 300 साल जो पहले बिफोर उसका जीन्स कैसे उन्होंने पता लगा? वो उन्होंने डेफिनेटली कोई एल्गो लिखा होगा उसके ऊपर, उन्होंने कोई कॉम्बिनेशन बनाने की रिसर्च की होगी ना कि एक जीन्स के ऊपर उन्होंने कैसे रिसर्च कर ली ये सारी, तो वो डेफिनेट है कोई बहुत बड़ी रिसर्च होगी जिसको कंपाइल करने के लिए इतना टाइम। आपको पता बहुत ज़्यादा ऐसी आईटी के अंदर रिसर्च है जो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती, या इम्प्लीमेंटेशन होनी है तो उसका फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर ही नहीं है। तो ऐसे हैं ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये शायद हम इस लेवल पे कोई है नहीं है, लेकिन अगर आप इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये तो सॉफ्टवेयर और कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। अब तो ये छोटे छोटे सिस्टम्स के अंदर चल रही है। अगर सिस्टम लिमिटेड को किसी कंपनी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अवार्ड किया है तो वो डेफिनेटली है कि ये कंट्रोल बड़ा एक्सीलेंट है अगर ये बनेगा और ये रन टाइम ग्रिड कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेस को डिवाइड करता है। मेन थीम तो दो है ना, अगर आप कहेंगे प्रोजेक्ट है क्या तो मैं ये कहूँगा कि मैंने एक प्रोसेस चलाना है, उस प्रोसेस की बेस पे इसने रन टाइम एक फंक्शन है कि इसने ग्रिड बनानी है, दूसरा उस प्रोसेस को डिवाइड करके आउटपुट देना।
ठीक है, लेकिन प्रोसेस को डिवाइड करना, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, ये चीज़ें देखना, बनाना, यही तो रिसर्च के कंट्रोल है। सर इतने सारे सर्विस लगाए ताकि फास्ट मतलब हर कंप्यूटर ज़्यादा काम कर सके। फास्ट हो जाए ना। आप कम्बिनेशन, आगे कम्बिनेशंस की नोड है ना, डिसीजंस ट्री होते हैं, आगे इस तरह का एक पूरा ट्री होता है। अगर ये कंडीशन है तो ये इस पे चला जाए, ये कंडीशन है तो ये चला जाए, ये कंडीशन ट्रू होती है तो इधर ग्रो कर जाए, इधर चल रही है तो ये हो जाए। जब आपने इस रूट को इधर से भी एग्जीक्यूट करवाना है, इधर से भी करवाना, तो ये नेटवर्क से फ्री होगा। एक एक जैसे जैसे नोड ने एक्सपैंड होना, फिर उसने रिवर्स डाटा लेके आना सारा कंपाइल करके, तो उसके रिजल्ट, उसकी ग्रेडिंग, उसका डाटा बहुत हैवी कंट्रोल बनेगा। ठीक है, इसको दो पार्ट में करेंगे, एक थ्योरेटिकल तो आप लोग फ्रेमवर्क बनाएंगे। आप में से जो स्टूडेंट्स इसको करना चाहते हैं, अप्रैल के अंदर है ये, वो आउटसोर्स करेंगे इस कंट्रोल को। ये इसके टाइम फ्रेम है कि अगर आप एक सिंपल कंट्रोल बनाते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। आपका कोड, आप इतनी मेहनत करके कोड लिखेंगे, आउटपुट आ गई आपकी एन लॉग एन स्केल, ये बेकार। हालांकि सिस्टम चल रहा है, से वर्किंग है, तो ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर बहुत काम है। लेकिन कोड ना भी हो सका, ये इसमें से कुछ इन्होंने लिए स्टूडेंट्स लम्स से लिए, $1 million का दानियाल है जिससे मैं मिला भी हूँ, बहुत एक्सीलेंट कंट्रोल डेवलपर। तो 12 तो उसने तो वैसे भी ऑनलाइन काफ़ी यूएस से कोर्सेज किए हैं इस कंट्रोलिंग के ऊपर। तो इस तरह के कंट्रोल को ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अगर बनता है या नहीं बनता बताने का ये सारा थीम बताने का ये है कि इन चीज़ों को ट्राई करें। कभी ना कभी चांस मिलता है ना, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, मैं हमने काम तो नहीं किया लेकिन हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत आइडिया है। बाज़ लोग, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो 90% लोगों को काम नहीं आता, थोड़ी बहुत बातें भी आती हो ना तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। जी, तो लोग ही नहीं ऐसे ही है तो ऐसा भी बाज़ दफ़ा चांस, लेकिन उसके बाद जब चांस मिले तो उसको काम भी करेंगे। जी तो काम करेंगे तो फिर आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आईटी में वैसे पता चल जाता है, लेकिन हमारे तो जहाँ बहुत एक्सपर्ट है ना, बातों में 2-3 साल निकाल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 3 साल चल निकाल जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा काम होता है। 3 साल से बैठे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट को कोशिश करनी है आपने ट्राई, लेकिन ये बनता कैसे, इसको 3-4 लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है, और मेट के बाद मैं वाइवा लूंगा। ठीक है और फिर इसकी बात मेट कह रहा हूँ ब्रेक के बाद, ब्रेक